राजपूत क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियाँ, जिनका सन किस समय तक था काल, सन 1600 से लेकर 1900 तक। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सी जगह में पढ़ा है ना। तो चलिए अब पहले देखते हैं कि क्या कैसे था। सन 1600 में दुनिया के अधिकांश इलाकों में राजा महाराजाओं या सामंतों का शासन था। ये अपने अधीन लोगों पर अपनी मर्जी से शासन करते थे, है ना। राजा महाराजा या फिर उनके सामंत थे जिन लोग शासन करते थे। लोगों पर मनमाने कर व शुल्क लगाना, विरोध करने पर उनको सजा देना, जेल में डालना या प्रताड़ित करना या मार डालना, लोगों की संपत्ति को अपनी मर्जी के हिसाब से हड़प लेना, जब्त कर लेना, अपनी मर्जी से कानून बनाना, बदलना, ये सारी आम बातें थी उस समय। कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले तथा जो न्याय देते थे वो राजा और सामंत ही होते थे, इसलिए उन पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। राज्य चलाने का काम लोगों को नहीं, राजाओं का था, यानी कि कोई भी राज्य लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। यही नहीं, राज्य बनाने का काम भी लोगों का नहीं, केवल राजाओं का था। सेना के दम पर, यानी कि जो राज्य बनाने का काम था ना, वो भी किसी के ऊपर नहीं था, लोगों के ऊपर नहीं, राजा के ऊपर था। जैसे कि वो सेना के दम पर क्या करते थे, ज़मीन और लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे और उसी से राज्य बनते थे। इसमें राष्ट्र के लोगों की सोच, संस्कृति, ज़रूरतों और भावनाओं की कोई भूमिका ही नहीं थी। यानी राज्य तो थे पर वे राष्ट्रीय नहीं थे। इस कारण शासन के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव सीमित ही था, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थे, इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम था। इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में 17वीं से 19वीं शताब्दी में हुई क्रांतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है। आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक तरीक़ों से शासित हैं, यानी सारे वयस्क लोग मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जो कानून बनाते हैं, ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव होता है और नए लोग चुनकर आते हैं। नागरिकों के अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं, है ना। और यह बदलाव कहाँ से चालू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ, जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। इंग्लैंड राजा और संसद के बीच संघर्ष। 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड पर राजाओं का ही शासन था। उन दिनों इंग्लैंड में राजा की प्रजा से संवाद की एक व्यवस्था थी, जिसे पार्लियामेंट कहते थे, कि राजा से प्रजा के कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसके बीच एक व्यवस्था बनी थी जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। और उस पार्लियामेंट को आज के डेट पे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। जब कभी राजा को कर लगाने होते थे या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, वे पार्लियामेंट को बुलाकर उसकी राय लेते थे। यह परंपरा बन गई थी। क्या करते थे कि जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता था तो वो क्या करते थे? पार्लियामेंट को बुलाते थे और उनकी राय लेते थे, सहमति लेते थे। यह परंपरा बन गई थी कि बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। ये नहीं, एक क्या बन गया था? एक परंपरा बन गई थी कि जब तक पार्लियामेंट अपनी सहमति नहीं देता, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पार्लियामेंट दो सदनों में विभाजित था। पहला हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात से ही समझ में आ रही है आपको कि सदस्यता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन से लोग रहे होंगे? जो कि ऊंचे तबके पर थे, जैसे कि गिरजाघर के उच्च पादरियों और कुछ वंशानुगत जमींदार लोग और पादरी लोग, ठीक है, यानी कि फादर। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रतिनिधि होते थे, जिन्हें गांव और शहर में जो संपत्ति वाले पुरुष होते थे, सिर्फ वो चुनते थे अपने प्रतिनिधि को। वो प्रतिनिधि हाउस ऑफ कॉमन्स में होते थे। महिलाओं, गरीब किसानों और मजदूरों को यह मत देने का अधिकार ही नहीं था। दे हैव नो राइट टू वोट, ठीक है। मध्यकालीन भारत में संसद जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो मध्यकालीन भारत में था, भारत में संसद जैसे मीन्स पार्लियामेंट जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बादशाह और राजा अपनी मर्जी से शासन चला सकते थे। वे अपने चहेतों और सलाहकारों से राय ज़रूर लेते थे। जो उनके चहेते थे या सलाहकार थे, राय ज़रूर लेते थे, बट राजा इज़ नॉट बॉर्न टू फॉलो दैट, मतलब एडवाइस, है ना, कि राजा को ये उसमें कोई वो नहीं था कि वो एकदम बाधित है कि हाँ जो सलाहकार बोल दिया या उसके चहेते बोल दिए उसको वो मानना है। वो उसकी मर्जी है कि मानना है या नहीं मानना। तो कर बढ़ाने या घटाने के निर्णय राजा अपनी समझ और सूझबूझ के हिसाब से ही लेते थे। इसमें प्रजा की कोई कानूनी भूमिका नहीं थी, ठीक है। 17वीं सदी में इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच का रिश्ता थोड़ा टूटने लगा। एक तरफ संसद क्या होता था? पॉलिटिकली राजकीय मामलों में अधिक भूमिका चाहते थे कि जो राजकीय मामले हैं उसमें उनकी भूमिका ज़्यादा हो, बल्कि जब दूसरी ओर जो राजा था वो संसद के प्रति जवाबदेही नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो हर बात के लिए संसद को जवाब दे। सन 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने। उनका
मानना था कि जो राजा होता है उसको शक्ति कौन देता है, ईश्वर से मिलती है, और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, ना ही किसी और चीज़ के प्रति। तो इसलिए उसने संसद के काम पर सवाल, अतः संसद उसके काम पर, तो संसद होती कौन है, उस राजा पर सवाल उठाने के लिए। संसद कौन होती है उस राजा पर सवाल उठाने को, जिसको शक्ति किसने दी है, ईश्वर ने दी है, ये राजा का मानना था। सन 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठे, आसीन हुए। उसके और संसद के बीच मतभेद बढ़ने लगे, उसके और संसद के बीच बहुत से डिफरेंसेस आने लगे। ठीक है, दोनों के बीच कर वसूलने को के अधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए। राजा ने संसद की अनुमति के बिना नया कर लगा दिया। अब दोनों के बीच ये था कि कर कैसे वसूलेंगे, तो इस बात पे बहस होती थी। तो राजा ने विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट उसने नया टैक्स लागू कर दिया और ज़बरदस्ती व्यापारियों और भूस्वामी से उधार धन लेने लगा, प्रारंभ कर दिया। धन देने से इनकार करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इस स्थिति के चलते जो पार्लियामेंट था, जो संसद था, उसने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। सन 1628 में संसद ने राजा के सामने अधिकारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उसमें लिखा हुआ था, और उसमें क्या किया उन्होंने, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और उसमें क्या लिखा हुआ था, चलिए कुछ लाइंस है उसकी पढ़ लेते हैं। कि संसद विनम्रता पूर्वक निवेदन करती है कि अब से किसी व्यक्ति से जबरदस्ती ऋण न लिया जाए तथा किसी प्रकार का कर संसद की सम्मति के बिना न लगाया जाए, सिवाय कानूनी तरीके से ही किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को जेल में नहीं डाला जाए। मतलब है ना, कानूनी तरीकों से ही डाला जाए, स्वतंत्रता तरीके से नहीं कि किसी को उठाया और डाल दिया, और ना ही उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए जब तक कानून उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, इसी संघर्ष के कारण चार्ल्स प्रथम ने 11 साल तक संसद की बैठक ही नहीं बुलाई। कि अभी जो संघर्ष उन दोनों के बीच चल रहा था, तो चार्ल्स प्रथम ने क्या किया कि चलो भैया संसद की बैठक ही नहीं बुलाई उसने 11 साल तक। पर सन 1640 में एक पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध होने से, अब पड़ोसी देश के साथ उसका युद्ध हुआ तो राजा का खजाना खाली हो गया, है ना, और युद्ध के लिए नए कर लगाने थे, जिसके लिए उसे संसद को बुलाना पड़ा। अब युद्ध हो रहा था, तो अब नए टैक्स तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि उनका तो खजाना खाली हो गया ना। तो उसने क्या किया, संसद की बैठक बुलाई। लेकिन संसद ने राजा और उसके मंत्रियों को की तानाशाही पर नियंत्रण करने का फैसला किया कि अब बहुत हो गया, इसका तानाशाही को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मंत्रियों तथा अधिकारियों को दंड सुना दिया कि ये तुम्हारे दंड है। इसके साथ ही राजा के समर्थकों और संसद के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जो कि 5 वर्षों तक चला। ठीक है, एक दूसरे के समर्थकों के बीच एक दूसरे में आपसी लड़ाई चालू हो गई। ठीक है, इस गृह युद्ध में ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया था, संसद का नेतृत्व किया था संसद की तरफ से। ठीक है, और राजा के खिलाफ लोगों की एक सेना को तैयार कर लिया था। सन 1649 में चार्ल्स पराजित हुए और उसे संसद द्वारा मृत्युदंड दिया गया, और चार्ल्स पराजित हो गए 1649 में, और उनको संसद ने क्या सज़ा सुनाई, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। चार्ल्स की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में गणतंत्र स्थापित किया गया, जिसमें राजा के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने एक ऐसा गणतंत्र स्थापित किया कि जिसमें राजा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यह गणतंत्र केवल 11 वर्षों तक चला, क्योंकि जो संसद का ही लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल, है ना, वो खुद एक तानाशाह के रूप में काम करने लग गया था। तो फिर जब क्रॉमवेल मरा, उसके मरने के बाद संसद ने चार्ल्स प्रथम के बेटे, जो चार्ल्स प्रथम थे, उनके बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। कि उनके बेटे को बोला, चार्ल्स द्वितीय को, कि भैया अब आप आइए, अब आप राजा बनिए। चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने, जो चार्ल्स द्वितीय थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे जेम्स द्वितीय ने, फिर से निरंकुश शासन प्रणाली की ओर लौटने का प्रयास किया कि अब हमको ऐसा शासन फिर चालू करना है जिस पर राजा पर कोई अंकुश ही न लगा सके, कोई रोक टोक ही न लगा सके। संसद ने एक बार फिर राजा की बढ़ती तानाशाही को रोकने के लिए कोशिश शुरू की। अब संसद भी तो त्रस्त थी, तो उसने भी एक कोशिश चालू कर दी। तो सन 1688 से 89 में संसद ने जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी द्वितीय और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए न्योता दिया कि अब आप आइए और आप गद्दी संभालिए। साथ में संसद ने शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सी शर्तें रखी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी और जिसे मैरी ने मान भी लिया। कानून बनाना या रद्द करना संसद की सहमति से ही होगा। बिना संसद की सहमति से कोई भी नया टैक्स या नया कर नहीं लगेगा, ना ही कोई सेना तैयार होगी, ना ही कोई सेना बढ़ेगी। ठीक है, संसद सदस्यों के चुनाव में राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। संसद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं उसमें राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा, राजा का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, और
तथा संसद में कहीं किसी बात के लिए किसी भी सदस्य को सज़ा न दी जाए, है ना। संसद के जो सदस्य हैं उनको किसी भी बात के लिए उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। संसद की बैठक नियमित रूप से हो। संसद की ऐसी शर्तों को मानकर मैरी द्वितीय इंग्लैंड की रानी बनी और विलियम राजा बने। यह सब बदलाव बिना लड़ाई झगड़े और खून बहाए हुआ, इसलिए इस बदलाव को ग्लोरियस या ब्लडलेस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कहा गया। निरंकुश राज की जगह जो नई व्यवस्था बनी उसे संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहते हैं। ठीक है, निरंकुश राज नहीं होना चाहिए कि तुम राजा पे कोई रोक टोक नहीं लगा सके, लेकिन जो कुछ अधिकार नई व्यवस्था बनी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। इस व्यवस्था में प्रजा को कई अधिकार दिए गए थे, जैसे कि अभिव्यक्ति और संगठन की, वो अपने बारे मतलब कुछ बोलना है तो बोल सकता है और संगठन बना सकता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तारी होना व सज़ा मिलना, है ना। संवैधानिक राजतंत्र में किसी न किसी प्रकार से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की एक सभा होती थी। जो संवैधानिक राजतंत्र मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंडर में किसी भी प्रकार से लोगों द्वारा जो चुने गए लीडर होते थे, प्रतिनिधि होते थे, उनकी एक सभा होती थी जो राजा के कामकाज की समीक्षा करती थी, उसका मतलब इवेल्युएट करती थी कि राजा ने एक्चुअली में किया क्या है, और अन्य तरीकों से उसकी मनमानी को पर रोक लगाती थी। इसे हम लोकतंत्र की स्थापना की ओर एक चरण या पुरानी व नई व्यवस्थाओं के बीच एक समझौता मान सकते हैं। और इसे हम क्या मान सकते हैं, लोकतंत्र की स्थापना की ओर एक चरण या पुरानी व नई व्यवस्थाओं के बीच एक समझौता मान सकते हैं। इंग्लैंड में लोकतंत्र के प्रयासों के दो महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला, राजाओं के अधिकारों पर नियंत्रण लगाना और उनकी निरंकुशता की जगह चुने गए प्रतिनिधियों को लाना का शासन लाना, है ना। और दूसरा पक्ष था चुनाव की प्रक्रिया में सब लोगों को भागीदारी देना, सब लोगों की भागीदारी होनी। 18वीं सदी में धीरे धीरे संसद के प्रति जिम्मेदार मंत्रिमंडल की व्यवस्था बनी। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में वोट देने का अधिकार मजदूरों को भी मिलने लगा। ठीक है, आगे चलकर 20वीं सदी से महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। इस तरह लोकतांत्रिक बदलाव पूरा होने में 250 वर्षों का समय लगा। कितना लगा? 250 वर्षों से भी अधिक समय लगा। मध्यम वर्ग के लोग और उनके विचार कैसे थे? दिलचस्प सवाल केवल यह नहीं है कि लोकतंत्र को स्थापित करने में इतने साल क्यों लग गए, सवाल यह भी है कि इंग्लैंड में तथा बाद में यूरोप में व अन्य देशों में ऐसी क्रांतियां क्यों हुई थी। इस संघर्ष में कौन लोग आगे आए थे तथा उन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये सारी बातें भी नोटिस करने वाली हैं। इस संघर्ष में सबसे अहम भूमिका थी उसी नए धर्म वर्ग की जिसकी हम चर्चा पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। इंग्लैंड के इस मध्यम वर्ग में छोटे व बड़े व्यापारी थे, है ना। कौन थे? छोटे और बड़े व्यापारी थे जो देश विदेश में व्यापार करके कमा रहे थे। ठीक है, पैसे कमा रहे थे। और इनके अलावा छोटे जमींदार भी थे जो अनाज आदि बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। ये सब लोग राजाओं और सामंतों की मनमानी से त्रस्त थे, परेशान थे। वे ऐसा राज्य चाहते थे जो उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करे और कम कर लगाए, मतलब टैक्स ऐसा लगाए जिससे उनको भी फ़ायदा हो और उनके व्यापारिक हितों की रक्षा भी हो। इनके अलावा कारीगर, किसान, मजदूर आदि थे जो सामंती व्यवस्था से त्रस्त थे। ठीक है, जो सामंत होते थे, सामंती व्यवस्था थी उससे त्रस्त थे। वे न केवल राजा व सामंतों की मनमानी खत्म करना चाहते थे बल्कि समाज में बुनियादी परिवर्तन भी लाना चाहते थे कि एक प्रॉपर वे में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, मजबूत ढांचा मतलब कहना चाहिए ना कि बनकर आए, उभरे। ठीक, ताकि ऊंच नीच का अंतर मिट जाए। उसमें से कई लोग ऐसे थे जो गणतंत्र के पक्ष में नहीं थे। किसके पक्ष में नहीं थे? गणतंत्र के पक्ष में नहीं थे कि गणतंत्र के पक्ष में थे और यह भी चाहते थे कि जमीन जैसे उत्पादक साधन पर सबका समान अधिकार हो और सब लोग मेहनत से अपनी आजीविका कमाएं। गणतंत्र के पक्ष में थे और यह भी चाहते थे कि ज़मीन जैसे उत्पादक साधन जो है उस पर सबका समान अधिकार हो और सब लोग अपनी मेहनत से आजीविका कमाएं। हम देख सकते हैं कि मध्यम वर्ग के विचारों तथा कारीगर व किसान आदि लोगों के विचारों में बहुत ही अंतर था। जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनमें विचारों में तथा कारीगर व किसान आदि लोगों के विचारों में बहुत डिफरेंस था। चार्ल्स प्रथम को हराने में दोनों ने मिलकर प्रयास किया था। किसने प्रयास किया था? दोनों ने मिलकर। फिर भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में गरीब तबकों को सत्ता से बाहर ही रखा गया था। जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी गरीब तबके के लोग सत्ता से बाहर ही थे। सन 1649 में प्रकाशित एक पर्चे में क्या दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है चित्र में, कि इसमें लिखा है कि इंग्लैंड के लोग तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक गरीबों के पास ज़मीन ना हो और उन्हें सामूहिक ज़मीन पर खेती करने का अधिकार ना हो। कि मतलब ये दिखा रहा है कि गरीब के पास अगर ज़मीन नहीं होगी, गरीब किसान के पास अगर ज़मीन नहीं होगी या किसी गरीब के पास ज़मीन नहीं होगी तो वो देश कहना चाहिए कि
आज़ाद हो ही नहीं सकता इंग्लैंड। इंग्लैंड की नई अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग का महत्व बढ़ रहा था। व्यापार, बिजनेस, उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस सब का महत्व बढ़ रहा था और इस कारण बदलाव पसंद लोग, जिनको बदलाव पसंद था, है ना, वो लोगों का महत्व भी बढ़ रहा था। राजा, सामंत और बड़े भूस्वामी 17वीं सदी से उतने ताकतवर नहीं रहे कि वे नए उभरते समूहों की आकांक्षा को रोक पाए। तो जो राजा थे और जो सामंत थे, वो क्या हुआ कि ये बड़े भूस्वामी ज़मींदार थे, वो क्या होते हैं कि नए लोगों जो उतने ताकतवर नहीं रहे थे उस समय से, कि अब वो जो नए समूह उभर रहे थे उनकी आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों या उनके उस पर रोक लगा पाएँ। यूरोप का उभरता मध्यम वर्ग, रेनेसां, वैज्ञानिक क्रांति, धर्म सुधार व प्रबोधन आंदोलनों के विचारों से बहुत प्रभावित था। इसी दौर में अनेक राजनीतिक विचारक भी हो जिन्होंने निरंकुश राजशाही का विरोध किया, कि जो निरंकुश राजशाही होती है उसके अगेंस्ट थे वो, ठीक है, और लोकतंत्र का समर्थन किया। इनमें प्रमुख थे इंग्लैंड के जॉन लॉक तथा फ्रांस के जॉन लॉक रूसो। इन विचारों की प्रेरणा से यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के लिए आंदोलन को बल मिला। ठीक है, चलिए जॉन लॉक और रूसो के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉन लॉक की जन्म 1632 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1604 में हुई थी। जॉन लॉक थे कौन? लॉक विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने निरंकुशता के विरोध में और लोकतंत्र के समर्थन में बहुत से ग्रंथ रचे। चार्ल्स और जेम्स द्वितीय की नीतियों के वे आलोचक थे, कि जो उनकी नीति थे, जो उनके मतलब वो बना के रखे थे, उसके खिलाफ थे वो। उन्होंने उन दिनों स्वदेश को छोड़कर हॉलैंड में रहना पड़ा था, क्योंकि वो उनके इतने अगेंस्ट थे ना, तो कैसे राजा के अगेंस्ट होकर आप उस जगह पे रह सकते हो, तो उनको अपने स्वदेश को छोड़कर हॉलैंड में रहना पड़ा। और सन 1688 में वो मैरी द्वितीय, जो बाद में इंग्लैंड की रानी बनी, के साथ स्वदेश लौटे। लॉक सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वालों में से थे, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार समाज के लोग मिलकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य को स्थापित करते हैं। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों के हित और अधिकार इस कारण राज्य में सर्वोपरि हैं, ये उनका कहना था। ठीक है, राजा व मंत्रियों को लोगों से सत्ता मिलती है, इस कारण वे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये मतलब उनका कहना ये था कि राजा और जो मंत्री होते हैं उनको पावर कौन देता है, सत्ता पे कौन खड़ा करता है, लोग खड़ा करते हैं। तो उनको किसके खिलाफ उत्तरदायी होना चाहिए, किसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए, उनको उत्तरदायी होना चाहिए उन लोगों के लिए। लॉक ने निरंकुशता से बचाव के लिए शासन के कार्य क्षेत्रों में के विभाजन का सुझाव दिया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर हमको निरंकुशता यानी कि किसी के पास फुल पावर हो और उस पर कोई रोक टोक ना लगाए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी, वो कभी भी अपनी मर्जी से फैसले सुना सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको विभाजन कर दो, डिवाइड कर दो। उनका सुझाव था कि शासन के 3 पक्ष, कानून बनाना, उसको लागू करना तथा न्याय देना, इन्हें 3 स्वतंत्र क्षेत्रों में बांट देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए संसद कानून बनाए, राजा लागू करे और स्वतंत्र न्यायाधीश न्याय करे। इस तरह किसी एक के अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश होने से बचा जा सकता है ना, कि कोई एक भी पावरफुल नहीं होगा। जब तक दूसरा डिसीजन नहीं लेगा सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें ये उनका सजेशन था। ठीक है, इसी विचार को बाद में मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, जिनका जन्म 1689 में हुआ था, मृत्यु 1755 में, एक फ्रेंच विचारक थे। उन्होंने शक्ति विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के रूप में पेश किया इसी बात को। ठीक है, सभी मानव समान एवं, जैसे कि जॉन लॉक ने एक बात लिखी थी, ऑल मैनकाइंड बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन आउट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोसेशंस। ठीक है, इट इज़ रिटन बाय होम, जॉन लॉक। तो उनका ये कहना था कि सभी मानव समान एवं स्वतंत्र हैं, कि सब बराबर हैं, सभी लोग और स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में, उसकी हेल्थ में, उसकी वेल्थ में, उसकी लिबर्टी में, मतलब जो भी आज़ादी में, संपत्ति में को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है किसी भी थर्ड पर्सन को। ठीक है, सेकंड थे जॉन जॉक रूसो, जिनका जन्म था 1712 में और मृत्यु हुई थी सन 1778 में। ठीक है, रूसो ने अपने राजनीतिक विचार 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्रकाशित किए, असमानता पर विमर्श सन 1754 में तथा सामाजिक अनुबंध सन 1762 में। रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से संयमी और नैतिक होता है। ठीक है, और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है। प्रारंभ में कोई निजी संपत्ति नहीं थी कि किसी के पास खुद की इतनी बिल्डिंग है, ज़मीन है, ये है, सबकी ज़मीन और सबका जंगल होता था,
है ना। सब लोग आवश्यकता अनुसार सारे काम करते थे और अपने उत्पादन को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, उपभोग करते थे उसका। लोग समस्याओं का आपसी बातचीत से हल भी निकाल लेते थे। लेकिन समय के साथ निजी संपत्ति, कार्य का विभाजन, असमानता और सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य विकृत होता गया। उसकी लालसाएं बढ़ती गई ना भाई। धनी और ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे जो उनसे कम तबके थे, और उन्हें गुलाम बनाने लगे। मनुष्य के बीच असमानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को नकारना ज़रूरी हो गया था कि अगर हम सबको इंडिपेंडेंसी दे देंगे, हर बात की आज़ादी दे देंगे, तो भैया हम उन पर हुक्म कैसे जताएंगे। तो इस चीज़ को भी तो वो करना था। तो इसमें उन्होंने क्या किया, असमानता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। तो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को नकारना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है मगर सब तरफ वह जंजीरों से बंधा हुआ है। इसका हाल यही हो सकता है कि सारे लोग मिलकर एक नया सामाजिक अनुबंध बनाएं, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसके तहत वे अपने प्राकृतिक अधिकारों, जो उनके एक्चुअल में नेचुरल राइट्स हैं, है ना, या जो इनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी विशेज़ हैं, को प्राथमिकता ना देकर सामुदायिक निश्चय यानी कि जनरल विल को प्राथमिकता दें। ठीक है, सामुदायिक तौर पर यह निश्चय सब लोगों के साझे विचार विमर्श और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर बनेगा, यानी कि सबके सभी लोगों के साझे विचार विमर्श के हिसाब से, और सब लोग न्याय के कौन से सिद्धांत पॉइंट डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से। सामुदायिक निश्चय को प्राथमिकता देने पर कोई इंसान किसी ताकतवर या धनी व्यक्ति की इच्छाओं से संचालित नहीं होगा। और जब सामुदायिक निश्चय और प्राथमिकता मिलेगी लोगों पर, तो कोई ताकतवर या धनी व्यक्ति किसी गरीब या उससे कम तबके के लोगों को दबा नहीं सकेगा। रूसो के ये सिद्धांत आने वाले युग में लोकतांत्रिक आंदोलन के आधार बने। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, चलिए पढ़ते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए, जो उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ये 13 प्रांतों में बटे थे। कितने प्रांतों में बटे थे? 13 प्रांतों में बटे थे। इनमें इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में कृषक, कारीगर, व्यापारी आदि जाकर बसे। और इनमें कौन जाकर बसे? 13 प्रांतों में बटे हुए थे, और इनमें इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में कृषक यानी किसान, कारीगर, व्यापारी जाकर बसे। 18वीं सदी में इन अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इंग्लैंड की संसद कानून बनाना चाहती थी कि जो 13 प्रांत में बटे थे उपनिवेश, उनके लिए क्या कानून बनाना चाहती थी कि परंतु वहाँ के लोगों को इस संसद के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनको ये राइट नहीं दिया गया था कि आप इनके लिए प्रतिनिधि चुन सकें। ठीक है, संसद ने जो कर व शुल्क लगाए और कानून बनाए वो अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों के हित में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे और व्यवसायी थे उनके हित में थे, बल्कि जो उपनिवेशी लोग वहाँ थे उनके हित में नहीं था। तो अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने नारा लगाया, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सन 1744 में सभी उपनिवेशों ने विरोध स्वरूप फिलाडेल्फिया में अपने प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी। ठीक है, 1744 में फिलाडेल्फिया में किसके अगेंस्ट? विरोध के स्वरूप, है ना, प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी जिसे कांग्रेस कहा गया। क्या कहा गया? कांग्रेस ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय से अनुरोध किया कि उपनिवेश को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दीजिए। राजा ने इसे बगावत माना और सन 1775 में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका में बसे लोगों ने इंग्लैंड से टक्कर लेने का फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब तो टक्कर लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, फैसला कर लिया। फिलाडेल्फिया ने 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक यानी कि कांग्रेस को बुलाया और 4 जुलाई सन 1776 को उसने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कब? 1776 को जुलाई में घोषणा कर दी। इस घोषणा के लेखक थे थॉमस जेफरसन, और जो एक घोषणा जिन्होंने की उसको लिखा किसने था? थॉमस जेफरसन। हम भी यहाँ अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा के कुछ अंश पढ़ लेंगे। हम इन्हें स्वयं सिद्ध सत्य मानते हैं कि ईश्वर ने सारे मनुष्यों को समान बनाया है, ठीक है, और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जीने का, स्वतंत्रता का और अपनी खुशी की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार। हम यह भी मानते हैं कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के बीच सरकार बनाई जाती है ना, वो मान रहे हैं, और इन सरकारों को उनकी सत्ता शासितों की स्वीकृति से प्राप्त होती है। जो सत्ता शासित लोग होते हैं उनकी स्वीकृति से ही मिलती है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों को हानि पहुंचाती है तब यह उन लोगों का अधिकार बन जाता है कि वे उसे बदलें या ख़त्म कर दें या नई सरकार का गठन करें। जो लोग उनको शासित करते हैं, तो फिर जब सरकार गलत कदम उठाएगी तो फिर वो इन लोगों का हक बनता है ना कि वो या तो
अधिकार बन जाता है कि उसे बदलें या ख़त्म कर दें या कोई नई सरकार बनाए। हम अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधि इन उपनिवेशों के रहने वाले कुछ अच्छे लोगों के नाम से और उनकी सत्ता के आधार पर यह घोषित करते हैं कि संयुक्त उपनिवेश स्वतंत्र व स्वशासी है, कि संयुक्त उपनिवेश जो भी था वो स्वतंत्र है और स्वशासी है। सन 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सैन्य मदद लेकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया। अब अमेरिका ने क्या किया, फ्रांस की मदद ली और सैनिक मदद लेकर इंग्लैंड पर हमला किया और युद्ध जीत लिया। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने युद्ध जीता था और उन्हें पहला राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन उनके लीडर थे। सन 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार ने गणतांत्रिक संविधान, गणतंत्र, जहाँ लोगों क्या किया कि जो राष्ट्रीय अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने गणतांत्रिक संविधान है ना लागू कर दिया, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। गणतंत्र क्या होता है, जहाँ लोगों के द्वारा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नेशनल अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुना जाता है, का ऐलान किया। इसके निर्माताओं में से थे थॉमस जेफरसन भी थे, जिन पर लॉक और रूसो जैसे विचारकों का बहुत ही अधिक प्रभाव था। उनके प्रयासों से अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकार, संघीय शासन प्रणाली, शक्तियों के विभाजन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यविधायिका के मध्य शक्ति विभाजन की, इन सब के बीच कैसे शक्ति डिवाइड होगी, ये सारी बातें सम्मिलित हुई। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस में सन 1789 से 92 के बीच क्रांति चालू हुई, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली क्रांति के नाम से या घटना के नाम से गिना जाता है। 17वीं सदी में फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह एक निरंकुश राजशाही स्थापित थी। ठीक है, पर वहाँ भी इंग्लैंड की तरह नए कर आदि लगाने के लिए राजा को अपनी प्रजा के प्रतिनिधि से अनुमति लेने की एक प्रथा थी, जैसे कि ये इनके पास थी, किनके पास, इंग्लैंड के पास। ठीक है, तो और उस प्रथा को वो लोग क्या नाम देते थे, किस नाम से बुलाई जाती थी, एस्टेट जनरल। क्या नाम से बुलाई जाती थी, एस्टेट जनरल। ठीक है, और उस समय का जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट एंड तृतीय एस्टेट, यानी कि इन 3 पार्ट्स दे आर डिवाइडेड। जो पहला एस्टेट था उसमें ईसाई चर्च के पादरी होते थे। ठीक है, इन फादर वर्ग के लोग। दूसरे एस्टेट में अभिजात वर्ग के भूस्वामी होते थे, जो ज़मींदार और जो जिनके पास खूब प्रॉपर्टी होती थी, जिनकी जाति मतलब ठीक ही थी। तीसरे स्टेट में बाकी सामान्य लोग थे, जिनमें वकील, व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर यानी कि गरीब तबके के लोग, और जिनमें हद से ज़्यादा लोग थे, यानी कि 97.5% उनकी आबादी थी थर्ड एस्टेट वालों की, एंड फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वाले लोगों की आबादी कितनी थी, 2.5 थी। पहले और दूसरे एस्टेट के सदस्यों को कोई कानूनी रियायतें मिली हुई थी, उनको बहुत सी कानूनी रियायतें मिली हुई थी। जैसे पहले एस्टेट के जो पादरी थे वो टाइथ नामक धार्मिक कर वसूल सकते थे लोगों से। ठीक है, करते थे। पहले 2 एस्टेटों को राजा को कोई कर नहीं देना पड़ता था। पहले जो 2 एस्टेट थे वो राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे, बल्कि दूसरों से टैक्स लेते थे, एंड जो थर्ड एस्टेट था उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तथा राजकीय काम के लिए बेगार नहीं करनी पड़ती थी उनको। अधिकांश उच्च पादरी दूसरे एस्टेट के अभिजात्य परिवारों से ही थे, जिस कारण पहले 2 एस्टेट का रुख एक जैसा होता था। जो दूसरे एस्टेट के लोग थे उन्हीं में से पादरी वर्ग के लोग भी होते थे, तो इसीलिए उन दोनों का एस्टेट का व्यवहार एक जैसा ही था, उनका जो रुख था, व्यवहार था, वो बिल्कुल एक जैसा होता था। और सारी भार किसके ऊपर आता था, सारा भार तृतीय एस्टेट के ऊपर, थर्ड एस्टेट के ऊपर आता था। जब राजा सलाह के लिए तीनों एस्टेटों को बुलाते थे तो हर एक एस्टेट को एक एक वोट था कि तुम फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, तो सब एक एक वोट दे सकते हो। तो बट अगर कोई 3 लोग हैं उसमें से स्टार्टिंग में जो ऊंचे लोग हैं अगर वही लोग पहले वोट दे दें, है ना, और तो 2 लोग अगर वोट दे के हाँ बोल दें तो थर्ड एस्टेट का तो नंबर ही नहीं आता था। तो परिणाम यह होता था कि जो भी प्रस्ताव पहले 2 एस्टेट स्वीकार कर लेते थे, थर्ड एस्टेट को वो मानना पड़ता था और वो पारित हो जाता था। तीसरा एस्टेट जो 97% आबादी का प्रतिनिधित्व करता था वो बिना पहले 2 एस्टेट की, अब वो थर्ड एस्टेट था और उसमें क्या थे, बहुत गरीब तबके के लोग थे, तो उनको ये परमिशन नहीं थी कि ऊंचे वाले लोगों से पहले आप कैसे वोट डाल सकते हैं। सो पहले 2 एस्टेट जो चीज़ को हाँ बोले उसका पूरा भार किसके ऊपर आता था, पूरा भार थर्ड एस्टेट के ऊपर आता था और वो वोट भी नहीं कर पाते थे। कानूनी रूप से जो कर बनते थे, करों का बोझ जो होता था वो थर्ड एस्टेट ही झेलती थी। ठीक है,
फ्रांस की जनता 18वीं सदी के अंत में निरंकुश राजा तथा कुलीनों व सामंतों की मनमानी से त्रस्त हो गई थी 18वीं सदी में। ठीक है। सामंत किसानों से अत्यधिक लगान वसूलते थे। जो सामंत होते थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लगान वसूलते थे, जैसे, और उनसे बेगारी करवाते थे और कई तरह की वसूली भी करते थे। राजा और उसके अधिकारी नए नए कर लगाने की कोशिश करते थे और विभिन्न तरह के दैनिक उपयोगी की चीज़ों पर कर लगाते थे। मतलब जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं उन पर भी वो मनमानी ढंग से टैक्स लगाते थे। राजा अक्सर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी उपयोग की वस्तु है अगर, और उसको बेचने का अधिकार अपने किसी चहेते को भी दे देती थी कि अपने हिसाब से, कि तुम इसको अपनी मर्जी से जिस हिसाब से बेचना है बेचो और ये राइट्स तुम्हारे पास ही हैं, और उस चीज़ की कीमत मनमाने से ढंग से बढ़ा चढ़ा कर बेच देते थे। ठीक है। फ्रांस का मध्यम वर्ग चाहता था कि फ्रांस में सामंतशाही खत्म हो जाए और ऐसे राज की व्यवस्था हो जो फ्रांस के व्यापार और उद्योग के हितों में हो और उनके हितों में कानून बनाए। वे लोग काफ़ी हद तक लॉक, रूसो, दिदेरो जैसे विचारकों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, प्रभावित थे। इस बीच अमेरिकी क्रांति हुई। क्या हुई? अमेरिकी क्रांति हुई, जिसमें फ्रांस के सैनिकों ने भाग लिया और इस कारण फ्रांस में अमेरिका क्रांतिकारियों के विचार फैले। और अमेरिकी क्रांति इसी बीच में हुई थी, फ्रांस ने हेल्प की थी ना, और वो जीत भी गए थे। तो इसीलिए फ्रांस में भी ये बात, अमेरिकी जो क्रांतिकारियों की जो बात थी और जो उनके विचार थे वो उन तक भी पहुंचे थे। सन 1774 में जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा तब उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। फ्रांस द्वारा लड़े जा रहे युद्धों के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। जो फ्रांस में लड़ाई हो रही थी उसके कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। इससे निपटने के लिए सारे उपाय असफल रहे, तो राजा लुई 16वां के पास लोगों पर लगाए जाने वाले करों में वृद्धि करने, अब जो टैक्स थे उस पर और इंक्रीज करेगा ना भाई, जब उसका खजाना, मतलब सारे वित्तीय संकट से निपटना है तो क्या करेगा, लोगों पे टैक्स लगाएगा, तो और बढ़ाने का के अलावा कोई और विकल्प नहीं। तो लुई सोल्वे ने टैक्स बढ़ाकर लगाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लुई सोल्वे ने 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए तीनों एस्टेट की सभा, एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तीनों एस्टेट की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि हिस्सा भेजे। तीसरे एस्टेट से 600 प्रतिनिधि आए जो समृद्ध और शिक्षित और मध्यम वर्ग के थे। किसानों, औरतों और कारीगरों को तो सभा में प्रतिनिधित्व होता ही नहीं था। फिर भी गाँव गाँव में सभाएं हुई और लगभग 40,000 शिकायत पत्रों में कारीगरों, महिलाओं, किसानों ने अपनी समस्याएं प्रतिनिधियों के साथ भेजी। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक एस्टेट को केवल एक ही वोट देने का अधिकार था, परंतु तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की कि इस बार हर एक सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार हो। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो राजा ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ऐसे में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर आ गए कि अब तुम्हारा बहुत है, हम तो चले, हमें ये सब चीज़ माननी नहीं जब आपको हमारा कुछ नहीं मानना। तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और उन्होंने अपने आप को नेशनल या राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया। 20 जून सन 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय शहर के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और शपथ ली कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार हो जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, रेगुलर असेंबली होगी। जुलाई से यह राष्ट्रीय असेंबली संविधान असेंबली कहलाई। कब से? जुलाई से। नेशनल असेंबली क्या कहलाने लगी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहलाई जाने लगी, क्योंकि वह फ्रांस के लिए एक नई लोकतांत्रिक संविधान बनाने में जुट गई थी। राजा भी फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभिजात वर्ग ने सामंती जमींदारी प्रथा को खत्म करने का विरोध किया कि जो सामंती और जमींदारी प्रथा है उसको हम खत्म नहीं करेंगे। इसके चलते असेंबली ने गतिरोध बना ही रहा। ठीक है। उन्हीं दिनों खाने पीने की चीज़ें लोगों की पहुंच से बाहर होने लगी। ठंड के कारण फसलें भी खराब हो गई थी और पाव रोटी की कीमतों में भारी इजाफा हो गया था। एक दिन पेरिस नगर में गुस्साई औरतों की भीड़ ने क्या किया? दुकानों पर धावा बोल दिया। लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजा ने सेना का आदेश दे दिया और इससे जो भीड़ थी, जो गुस्से में थी, उसने 14 जुलाई सन 1789 को बास्ती किले की जेल पर हमला बोल दिया। और राजशाही का प्रतीक थी वो बास्ती जेल, है ना। वहाँ का कमांडर मारा गया और कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। इस घटना से प्रेरणा लेकर फ्रांस के बहुत से शहरों में जनता ने विद्रोह कर दिया और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। गांवों में किसानों ने सामंतों के खिलाफ बगावत कर दी और यह अफवाह फैल गई थी कि सामंत किसानों व फसलों को तबाह करने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं। तो इस डर से किसानों ने कुदाल और हंसिए लेकर सामंतों के महलों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोही किसानों ने जमींदारों के अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन परिवार बड़ी संख्या में जो थे, जो अपने आप को बहुत कुलीन कहते थे, पैसे वाले थे, वो अपनी जान बचाकर
ज़मींदारी छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत से लोगों ने दूसरे पड़ोसी राज्य में जाकर शरण ली। किसान विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए 4 से 11 अगस्त सन 1789 के बीच संविधान असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का आदेश पारित कर दिया कि अब इसको जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। इनमें से कई सामंती अधिकारों तथा चर्च द्वारा लिए जाने वाले करों के बिना किसी मुआवजे को खत्म कर दिया कि इसमें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये कर खत्म कर दिया गया। कुछ महीने बाद चर्च की ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण करके नीलाम कर दिया, लेकिन किसानों को उनके द्वारा जोती जा रही ज़मीन के लिए सामंती ज़मींदारों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने की बात कही गई। लेकिन किसानों को क्या कहा गया कि जो ज़मीन वो जोत रहे थे उन्हीं की ज़मीन है ना, सामंती ज़मींदारों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे दिया। इससे किसान निराश हुए और ज़मींदारों के विरोध में उन्होंने अपना आंदोलन तीव्र कर दिया कि अब ये तो गलत है। इसी के साथ नए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इसका पहला कदम था कि नागरिकों के अधिकार की घोषणा करी उन्होंने। पहला कदम रखा। 26 अगस्त सन 1789 को नेशनल असेंबली ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पारित किया। आइए देखें इसमें क्या था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसमें स्त्री का कोई उल्लेख नहीं है। पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य पुरुष के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों, यानी कि वे अधिकार जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता, की रक्षा है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता, राज करने का जो अधिकार है, का जो स्रोत राष्ट्र फ्रांस के लोगों में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति जनता की स्वीकृति के बिना अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। स्वतंत्रता का आशय ऐसा काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो, ऐसा काम करना है जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। कानून के पास केवल समाज के लिए हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार है। कानून सामुदायिक निश्चय भी अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून समस्त प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार या अथवा कैद करेगा। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो फॉलो करेंगे। सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर टैक्स लगाना जरूरी है, जिसकी जितनी आय है उसके अनुसार उस पर टैक्स लगाया जाएगा। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, जिसे अमान्य नहीं किया जा सकता। अनुलंघनीय का मतलब जिसे अमान्य नहीं किया जा सकता, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता कि भैया तुम इससे हट गए। तो परंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो सार्वजनिक आवश्यकता के लिए किसी की संपत्ति लेना है या अधिग्रहण करना है तो वो हो सकेगा, और ऐसे में न्याय संगत तरीके से जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। हम इस दस्तावेज के शीर्षक में देख सकते हैं कि यहाँ केवल पुरुषों की बात कही गई, स्त्रियों का उल्लेख नहीं है। 19वीं सदी लोकतांत्रिक चिंतकों तथा आंदोलनों में पुरुषों की स्वतंत्रता की ही बात की गई है। वे मानते थे कि महिलाएं जो है उनका कार्यक्षेत्र केवल घर के अंदर है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस कारण सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार केवल पुरुषों के लिए ही रखे गए थे। इसी धारणा के चलते फ्रांसीसी क्रांति में भी महिलाओं को मताधिकार देने का वोट नहीं दिया गया था और उन्हें पुरुष और नागरिक अधिकारों के दायरों से बाहर रखा गया था। इस विचारधारा का विरोध सन 1791 में ही शुरू हो गया था। 1791 में ही शुरू हो गया था जब कुछ महिलाओं ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं व नागरिकों के अधिकार नाम का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन राष्ट्रीय असेंबली ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब से महिलाओं के लगातार संघर्ष के कारण 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को मताधिकार जैसे नागरिक अधिकार मिल सके, कि उनको वोट देने का हक मिला। सन 1791 का नया संविधान क्या था? इसके तहत फ्रांस के राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। जो फ्रांस के राजा थे उनकी शक्ति को क्या किया? कंट्रोल किया गया, सीमित किया गया। राजा की केंद्रीकृत शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजशाही की नींव रखी गई। संवैधानिक राजशाही की नींव रखी गई।
नींव पड़ी। इस संविधान में चर्च के पादरियों को नागरिकों द्वारा चुने जाने की बात कही गई कि जो चर्च के फादर होंगे, बिशप, पादरी होंगे, उनको कौन चुनेगा? वहाँ के नागरिक चुनेंगे। पहले इनकी नियुक्ति पोप द्वारा होती थी। नए संविधान से असहमत होते हुए भी राजा ने विवश होकर, पहले तो पोप इनकी नियुक्ति करता था, लेकिन नए संविधान से असहमत होते हुए भी राजा ने विवश होकर सितंबर सन 1791 में इसे अपनी स्वीकृति दे दी। मतलब वो खुश नहीं थे, फिर भी उन्होंने एग्री नहीं, ना होते हुए भी डिसएग्री था, बट फिर भी उसने उस चीज़ को परमिशन दे दी। इस संविधान में कहा गया कि सारी सत्ता का स्रोत नागरिक ही होंगे, लेकिन नागरिक कौन होंगे ये बात भी तो पता होनी चाहिए। तो फ्रांस के सभी निवासियों को फ्रांस का नागरिक कहा गया, माना गया, परंतु मत के अधिकार सभी के पास नहीं थे। वे निष्क्रिय और सक्रिय नागरिक 2 श्रेणियों में विभाजित थे। जो सक्रिय रहेंगे वो वोट दे सकते हैं, जो निष्क्रिय हैं वो वोट नहीं दे सकते। अब सक्रिय नागरिकों को ही मत देने का अधिकार था। तो सक्रिय नागरिक कौन थे? सक्रिय नागरिक वो थे जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष थे, जो कम से कम 3 दिन की जो मजदूरी थी उनकी मजदूरी के बराबर, 3 दिन की मजदूरी के बराबर प्रतिवर्ष कर टैक्स चुकाते थे। यानी कि जो उनकी 3 दिन की मजदूरी होती थी सालाना में, वो उतना टैक्स पटाते थे। और निष्क्रिय नागरिकों को नागरिक अधिकार तो प्राप्त थे, मगर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि ये ऐसे गरीब थे जो न्यूनतम कर भी अदा करने की स्थिति में नहीं थे, या फिर महिलाएं व बच्चे थे। लगभग 30 लाख पुरुष, सभी महिलाओं और 25 वर्ष से कम उम्र वाले, जो कि अपने वाले व्यक्तियों को मत अधिकार देने का प्राप्त नहीं था। इस तरह देश के अधिकांश लोग, है ना, जो अधिकांश लोगों को मत देने का अधिकार न दिए जाने को लेकर व्यापक असंतोष था कि अधिक से ज़्यादा लोगों को तो वोट देने का राइट ही नहीं है। तो उधर राजा और अभिजात्य वर्ग के लोग भी इस संविधान को असफल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि उससे उनको भी तो दिक्कत हो रही थी। तो वे दूसरे देशों के राजाओं से अपनी ही जनता के विरुद्ध मदद मांगने लगे। सन 1792 और 1794 के दौरान क्या हुआ कि सन 1791 के संविधान में बहुसंख्यक फ्रांसीसी खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें केवल संपत्ति वालों को सक्रिय नागरिक माना गया था। उस समय लोग राजनीतिक क्लबों में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे, क्योंकि जो सक्रिय थे उनके पास संपत्ति थी, वही लोग अधिकार था, वोट वगैरह दे सकते थे। तो उस समय क्या होता था, क्लब वगैरह में जाकर वो लोग क्या करते थे, किसी बात पे, टॉपिक पे डिस्कस करते थे। तो ये क्लब आज की राजनीतिक पार्टियों के प्रारंभिक रूप था, स्टार्टिंग रूप था। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे लोकप्रिय था। कौन सा क्लब? जैकोबिन क्लब थे। और इस क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध तबकों से आते थे। जो कम समृद्ध तबके के लोग थे उसमें से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। इनका नेता मैक्समिलियन। सन 1792 में पड़ोसी देशों ने राजा लुई 16वें के समर्थन में फ्रांस पर हमला बोल दिया। इससे क्रुद्ध होकर तथा महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों ने एक विशाल हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि 1792 में जो पड़ोसी देश था, राजा लुई 16वें के समर्थन में फ्रांस पर हमला बोल दिया। इससे क्रुद्ध होकर तथा महंगाई और अभाव से नाराज जो पेरिस के लोग थे, एक बहुत ही बड़ा हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। 10 अगस्त सन 1792 की सुबह उन्होंने राजसी महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षक मारे गए और राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। नए चुनाव कराए गए। इस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मताधिकार दिया गया, लेकिन महिलाओं को अभी भी इससे वंचित रखा गया। नवनिर्मित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो न्यू असेंबली बनी थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया, जिसने 21 सितंबर सन 1792 को राजतंत्र का अंत करने की घोषणा कर दी कि अब राजशाही तंत्र खत्म हो जाएगा। फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र क्या हो जाता था? जहाँ पे सरकार के प्रमुख का चुनाव जनता करती थी। लुई 16वें और बाद में उसकी पत्नी मेरी को देशद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई। फ्रांस की गरीब जनता, जिन्हें सांस कुलात कहा जाता था, अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई थी। कौन से रूप से सक्रिय हो गई थी? राजनीतिक रूप से। वे लोग अभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्ग के दबावों से मुक्त होकर मांग करने लगे कि सब लोगों के बीच राजनीतिक और आर्थिक समानता हो तथा निजी संपत्ति और मुनाफे की अधिकतम सीमा ना हो। अधिकतम सीमा हो कि भैया सब अपने हिसाब से जितना ज़्यादा संपत्ति जमा कर सकते हैं करें, सब राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे तबके के लोग हैं तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रखने का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि गरीबों के हित में सरकार कीमतों पर नियंत्रण करें। वे चाहते थे कि चुने गए जनप्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी हों और अगर लोग चाहें तो उन्हें हटा भी पाएँ। ये सारी चीज़ें वो चाहते थे, जैसे आज हमारी सरकार चल रही है। साथ में वे चाहते थे कि सारा राजकीय काम प्रतिनिधियों पर न छोड़ा जाए, बल्कि नागरिक राजकाज चलाने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। सन 1792 से 1794 तक सांकुलात, जो गरीब जनता को कहा जाता था, फ्रांस में का प्रभाव चरम पर था। इसी दौर में वे भारी मात्रा में सेना में भर्ती भी हुए। उन्होंने क्रांति की रक्षा के लिए पड़ोसी देशों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और फ्रांस को विजयी भी बनाया। सन 1793 में कन्वेंशन ने निर्णय लिया था। कन्वेंशन क्या थी? एक न्यू असेंबली जो बनी थी, है ना, उसका कन्वेंशन नाम दिया था। निर्णय लिया कि किसान को अपनी ज़मीन पर पूरा अधिकार पाने के लिए सामंतों को किसी भी तरह का मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बीच दूसरे देशों में शरण लिए हुए जो ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर छोटे छोटे किसानों को बेच दिया गया। इस प्रकार अधिकांश छोटे किसानों और मध्यम किसानों को ज़मीन और उस पर मालिकाना हक मिल गया। ठीक है। सन 1794 में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वृद्धों और निशक्तों को पेंशन, निराश्रित माताओं व विधवाओं को बच्चे पालने के लिए भत्ता, बीमारी में निःशुल्क इलाज आदि की व्यवस्था की गई। सन 1793 से 1794 तक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को शासन चलाने का जिम्मा दिया गया, जिसके अध्यक्ष थे रोबेस्पियर था। इस काल को आतंक युग कहा गया था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैकोबिन क्लब के जो नेता रोबेस्पियर ने सख्ती से नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई थी। उसने गणतंत्र को अनेक शत्रुओं, कुलीन एवं पादरी वर्ग एवं अन्य असहमति रखने वाले सदस्यों को गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया कि जिनको ये सारी चीज़ें नामंजूर है उनको मृत्युदंड दे दिया जाए। ठीक है। रोबेस्पियर ने गरीबों और की आजीविका और ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए मजदूरी और ब्रेड, आटा आदि की कीमतें निर्धारित की और उसे ना मानने वाले लोगों को दंड दिया, कठोर दंड दिया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि अब उसके समर्थक भी उससे ज़्यादा परेशान हो गए थे। अंततः जुलाई सन 1794, एक ही साल उसका काल चला, 1794 में न्यायालय ने उसको मौत की सज़ा सुना दी। ठीक है। रोबेस्पियर की सरकार के पतन के बाद सत्ता धनी वर्ग के पास वापस आ गई। जो धनी वर्ग था उनके पास वापस वो सत्ता आ गई। उन्होंने गरीब वर्ग के पुरुषों का मताधिकार फिर से समाप्त कर दिया। जो गरीब वर्ग के पुरुष थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी या टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, उनका जो राइट टू वोट था वो हक छीन लिया। यूरोप के राजाओं के खिलाफ फ्रांस का अभियान और पराजय कैसे हुआ? क्रांति के बाद पड़ोसी राज्य फ्रांस के राज परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जो पड़ोसी राज्य थे वो फ्रांस के राज परिवार की मदद करने की कोशिश में लग गए थे। इस खतरे को देखते हुए सन 1792 से ही फ्रांस के क्रांतिकारी सरकार ने यह ऐलान किया था कि वह पूरे यूरोप से राजशाही को समाप्त करने और लोकतांत्रिक राष्ट्रों की स्थापना में मदद करेगी। ठीक है। फ्रांस की सेना ने पूरे यूरोप में विजयी अभियान शुरू कर दिया था और हर देश में वहाँ की जनता ने उनका स्वागत किया। सन 1799 में नेपोलियन नाम के एक महत्वाकांक्षी सेनापति ने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले ली और सन 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। वह एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आया। ठीक है। उसने यूरोप में कई राज्यों से युद्ध किया और उनके इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे यूरोप के लोगों का फ्रांस से मोहभंग हो गया। जो यूरोप के लोग थे वो फ्रांस से उनका क्या हो गया? मोहभंग हो गया। ठीक है। नेपोलियन को हराने के लिए इंग्लैंड के नेतृत्व में पुराने राजघरानों का एक गठबंधन बना, जो सन 1815 में नेपोलियन को हराने में सफल हुआ है। जो पुराने राजघराने थे उन लोगों ने गठबंधन बनाया और नेपोलियन को हराने में सफल हो गए। इस गठबंधन ने यूरोप के देशों में पुरानी सामंती व्यवस्था को वापस चालू कर दिया, पुनः कायम किया। अब पुराने राजघराने और भूस्वामी फिर से शासन करने लगे और हर तरह के लोकतांत्रिक विचारों को दबाने का प्रयास करने लगे। इस तरह के संघर्षों का दौर चलता रहा और अंततः सन 1871 में फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो सका। यूरोप में नई चेतना और राष्ट्रवाद की लहर। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 से 1804 के बाद पूरे विश्व में एक नई चेतना फैली। ठीक है। विश्व में एक नई चेतना फैली जिसे हम लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी चेतना कह सकते हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि नागरिक मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। नागरिक क्या बनाते हैं? वो मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। अतः राष्ट्र की इच्छा अनुसार राज्य चले, है ना। ऐसे राज्यों को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। यूरोप में मध्यम वर्ग के युवा क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में लग गए थे। उन्होंने गुप्त संगठन बनाकर अपनी कोशिशें जारी रखी क्योंकि उनकी सरकार इन विचारों के खिलाफ थी, इसलिए उनको गुप्त तरीके से काम करना पड़ा। उन दिनों इटली, जहां इतालवी भाषा बोली जाती थी, और जर्मनी, जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी, कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गई। ठीक है। क्या हो गया? कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गए।
बटे हुए थे, और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, रूस और ओटोमान जैसे विशाल साम्राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई लोग अपने छोटे राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, जैसे ग्रीस और पोलैंड। इन क्षेत्रों में जब राष्ट्रवादी भावना जागी तो वहाँ के युवा आंदोलनकारी यह चाहने लगे कि उनके राष्ट्र का एकीकरण हो, जैसे इटली और जर्मनी में, या उनका अलग राज्य इटली और जर्मनी में हुआ था, या उनका अलग राज्य बने। लोगों में इन राष्ट्रवादी भावनाओं की लोकप्रियता को देखते हुए शासकों को यह स्पष्ट हो चला कि राजनीतिक बदलाव से बचा ही नहीं जा सकता है। उन्होंने यह प्रयास शुरू कर दिया कि बदलाव हो, लेकिन उस पर अभिजात्य वर्ग का नियंत्रण बना रहे। उन्होंने अब राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। तो जो राष्ट्रवादी भावनाओं की लोकप्रियता को देखते हुए शासकों को यह स्पष्ट हो चला था कि राजनीतिक बदलाव से तो अब बच नहीं सकते हम, तो ये प्रयास शुरू कर दिया कि बदलाव हो, लेकिन उस पर उन्हीं का पावर एक तरह से बना रहे, कंट्रोल उन्हीं का बना रहे। तो अब राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व अपने हाथों में लेने का निश्चय कर लिया कि राष्ट्र निर्माण तो करेंगे, बट उसके लीडर हम रहेंगे। वे राष्ट्रवाद को लोकतंत्र से अलग करना चाहते थे और उसे भाषा, संस्कृति और धर्म से जोड़ना चाहते थे, कि भाषा, संस्कृति और धर्म के हिसाब से वे उसको जोड़ना चाहते थे। वे राष्ट्रवाद का उपयोग राज्य के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते थे। ठीक है, इस कुछ सालों में कई लड़ाइयों और अभियानों के चलते यूरोप का नक्शा बदलने लगा था। लड़ाई और अभियान चल रहे थे तो यूरोप का नक्शा बदलने लगा और पुराने छोटे बड़े राज्यों की जगह इटली, जर्मनी, ग्रीस जैसे नए राष्ट्र राज्य बन गए। इनमें ज्यूसेपे मैतिसिनी, ज्यूसेपे गैरिबॉल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, कावूर, कैसर विलियम प्रथम, विक्टर इमानुएल द्वितीय आदि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इनके प्रयासों से इटली और जर्मनी संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। इस नए जर्मन राज्य में के सम्राट कैसर विलियम प्रथम और इटली के राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय बने। हम इन लोगों के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश कर सकते हैं, पर अब हम एशिया के राष्ट्रवादी विचारों के फैलने की कुछ झलक देखेंगे आगे के टॉपिक्स में। एशिया में राष्ट्रवाद कैसे फैला? एशिया में क्या है? जापान कैसे फैला? तो पहले पढ़ते हैं जापान में कैसे हुआ। आमतौर पर यह माना जाता है कि जापान पहला एशियाई देश है। क्या माना जाता है? कि जो जापान है वो पहला एशियाई देश है जहां राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ। रोचक बात यह है कि जर्मनी की तरह यहाँ भी यह काम राजा के हाथों से ही हुआ। जापान में सम्राट का शासन था, लेकिन 12वीं सदी के बाद असली सत्ता शोगुन कहलाने वाले सेनापतियों के हाथ में आ गई थी। सेनापतियों को क्या कहा जाता था? शोगुन। तो उनके हाथ में आ गई थी। सन 1603 से 1867 के समय में तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर आ गए। तोकुगावा परिवार के लोग जो थे वो शोगुन पद पर आ गए। जापान उस समय 250 सामंती प्रदेशों में बटा था। कितने सामंती प्रदेशों में बटा था? 250, जिन पर सामंत शासन करते थे। सम्राट नाम मात्र के शासक थे। जो सम्राट थे वो नाम मात्र के शासक ही थे। सामंत किलों में रहते थे और उनके पास युद्ध लड़ने के लिए समुराई नामक योद्धा होते थे। ठीक है, समुराई नाम के योद्धा होते थे। इन्हें गुजारे के लिए सामंत की ओर से चावल मिलता था। उन्हें कई कानूनी विशेषाधिकार भी प्राप्त होते थे सामुराइयों को। किसान आसपास के गांवों में सामंत की जमीन जोतते थे। जो सामंत होते थे उनके आसपास की जमीन जोतते थे और उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उसे लगान के रूप में देते थे। वे बिना अनुमति अपना खेत छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। उन्हें उत्पादन का लगभग 80% लगान के रूप में देना पड़ता था और ऊपर से राजकीय कार्यों के लिए बेगारी भी करनी पड़ती थी। जो भी कार्य वो भी करो फ्री में। उधार लेकर गुजारा करते थे व्यापारियों से, और सूदखोर उनकी ज़मीन पर अधिकार जमाने लगते थे। जो पे नहीं कर पाए तो भैया ज़मीन हड़प लो। 19वीं सदी में जापान में किसानों के विद्रोह भी होने लगे और सामंती राज्य की नींव हिलने लगी। उन दिनों एक और महत्वपूर्ण वर्ग था व्यापारियों का, जो धनी था, और कई सामंत और यहाँ तक कि शोगुन भी जरूरत पड़ने पर उनसे धन उधार लेते थे, लेकिन समाज में उनकी हैसियत कम थी। ठीक है, समुराई वर्ग से कई लोग कुशल प्रशासक और बुद्धिजीवी बने। कई समुराई तो यूरोपीय व्यापारियों की संगत में आकर यूरोपीय भाषा और विज्ञान आदि सीखने लग गए। यही वह तबका था जिसने जापान ने बदलाव का बीड़ा उठाया। आप ये चित्र देख रहे होंगे। सबसे ऊपर सम्राट है जापान समाज के शीर्ष पर, लेकिन वास्तव में शक्तिहीन। उसके बाद शोगुन है, शोगुन और डेमिया जापान का वास्तविक शासक जिनके अंदर मेन पावर थी। फिर उसके बाद है समुराई योद्धा। समुराई डेमियो धनी सामंत जमींदार होते थे। ठीक है, फिर ये योद्धा हुए, किसान और कारीगर नीचे हुए, उसके बाद नीचे व्यापारी, क्योंकि इनका दर्जा हैसियत कम होती थी।
शोगुनों को हटाकर सम्राट मेइजी की पुनः स्थापना हुई। 18वीं और 19वीं सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य स्थापित हो रहा था। अपने देश जापान को इस अंजाम से बचाने के लिए शोगुनों ने सन 1824 में यह फैसला किया कि वे किसी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वे उनके संपर्क में ही ना आए। लेकिन यह बात बहुत देर तक नहीं चल सकी। सन 1853 में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख कैमोडोर पेरी को जापान सरकार से एक समझौता करने के लिए भेज दिया। अमेरिका ने कि जाओ आप उनसे ये समझौता करके आओ। मामूली युद्ध के बाद जापान को अमेरिका के साथ एक समझौता करना ही पड़ा। फिर एक नॉर्मल युद्ध हुआ और उसके बाद जापान को ये समझौता करना ही पड़ा। पेरी के आने से जापान के लोगों का शोगुनों से असंतोष बढ़ गया कि जो शोगुन है वो के ऊपर से उनका विश्वास ही हट गया। सन 1858 में समुराई वर्ग ने शोगुन को हटाने के लिए कई सामंतों तथा धनी व्यापारियों की मदद से एक सशस्त्र आंदोलन चलाया, जिनमें उनके पास मीन्स लड़ने के लिए काफ़ी हथियार और सब चीज़ें रही हों। वे सफल रहे और उन्होंने सम्राट मेइजी को जापान की सत्ता सौंप दी। जो सम्राट मेइजी थे उनको जापान की सत्ता सौंप दी। उनकी अपेक्षा थी कि सम्राट के नेतृत्व में जापान एक एकजुट राष्ट्र के रूप में उभरेगा और पश्चिमी देशों की चुनौतियों का सामना करेगा, ठीक है। नई सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए, मगर कुछ इस तरह से कदम उठाए कि जो पुराने सामंत वर्ग को ज़्यादा नुकसान ना, जो पुराने सामंत वर्ग थे उनको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। इस समय तक सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कर रहे थे, अपने हिसाब से शासन कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र पर। यह व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। अब कर्मचारियों के माध्यम से जापान में एक केंद्रीय शासन प्रारंभ हुआ। इसमें पहले के सामंतों व उनके साथ के लोगों को जगह दी गई। पहले के जो सामंत थे और जो नए सामंत थे उनको जगह मिली गई, उनके साथ के लोगों को भी जगह दी गई। सामंतों का किसान से लगान लेने के अधिकार का खात्मा दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। जो सामंत लोग जो किसान से लगान लेते थे उसको ख़त्म करना एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था। कदम था। अब राज्य सीधे किसानों से लगान वसूल करने लगा था। जो राज्य था वो सीधे किससे लगान वसूल करने लगा था? किसानों से। लेकिन सामंतों को इसकी भरपाई नकदी पेंशन के माध्यम से की गई थी। लेकिन जो सामंत थे उसको इसकी भरपाई किस रूप में की गई थी? नकदी पेंशन के माध्यम से की गई थी। जापान का सामंत वर्ग अपनी पुरानी सत्ता तो खो बैठा, लेकिन वे लोग इस नए युग में एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरे, क्योंकि उनको पेंशन की मोटी रकम मिलती थी, इसलिए उनका आर्थिक वर्ग मजबूत था। उनके पास राजकीय नौकरी थी और धन भी था जिसे वे व्यापार और उद्योगों में निवेश कर सकते थे। जापानी राज्य ने अब तेजी से औद्योगिकरण का कार्यक्रम भी शुरू किया, ताकि जापान एक औद्योगिक देश के रूप में सामने आए, विकसित हो सके। एक और महत्वपूर्ण कदम था सारी प्रजा में कानूनी समानता का ऐलान, की जो पूरी प्रजा है उसमें एक कानून बनेगा लेकिन सबके लिए समान होगा। इसके तहत समुराई जैसे वर्गों के विशिष्ट अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो समुराई वर्ग था उनका विशिष्ट जो उनको अधिकार दिए गए थे वो समाप्त कर दिए गए। जापान के एक दल ने सन 1882 में यूरोप और अमेरिका के संविधानों के अध्ययन के लिए वहाँ के देशों का भ्रमण किया। जापान का जो एक ग्रुप था उसने यूरोप और अमेरिका में जो संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशंस लगे हुए थे वहाँ पे, तो अध्ययन के लिए वहाँ के देशों का भ्रमण किया और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद एक गुप्त समिति ने संविधान के लिए सुझाव तैयार करके सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। इस समिति ने अपने काम के दौरान कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं की और न ही जनता से कोई संवाद किया। यह संविधान मूल रूप से बिस्मार्क द्वारा निर्मित जर्मन संविधान पर आधारित था। जो बिस्मार्क ने लिखा था जर्मन के लिए, उस पर आधारित था। सन 1889 में नए संविधान का ऐलान हुआ, जिसे मेइजी संविधान कहा जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च सत्ता सम्राट की रहेगी और सम्राट अपनी इच्छा से यह संविधान अपनी प्रजा को दे रहा है, यानी सत्ता लोगों से नहीं मगर सम्राट से आई है। यह संविधान में सम्राट और उसके द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को अत्यधिक अधिकार दिए गए थे। यह भी कहा गया कि सम्राट इसी संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। जो सम्राट है वो इसी संविधान के हिसाब से कार्य करेगा। एक संसद का भी गठन किया गया, जिसके लिए केवल संपत्ति वाले लोग मत दे सकते थे। जिनके पास पैसे थे, प्रॉपर्टी थी, वही लोग वोट दे सकते थे। इस संसद की भूमिका भी सीमित थी। जो संसद थी उसकी जो भूमिका थी, जो इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंस थी, वो भी बहुत ही सीमित थी। मेइजी संविधान में जापान की प्रजा को कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे कानून के समक्ष सबकी समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, विधि द्वारा ही दंड दिया जाना। ये सारी चीज़ें
प्रजा को भी दी गई थी ये अधिकार, लेकिन स्वतंत्रता के ये अधिकार बहुत ही सीमित थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जापान में भी हुई। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ। भारत ब्रिटेन के अधीन था और यहाँ के राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ था, है ना। ब्रिटेन के अधीन था और यहाँ का जो राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शासन के खिलाफ से चालू हुआ था। सन 1857 में भारतीय सैनिकों व पुराने शासकों ने अंग्रेजों को भगाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। वे लोग मूलतः पुरानी शासन प्रणाली वापस लाना चाहते थे। भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र पुरजोर प्रयास किया, विफल रहे। वे लोग मूलतः पुरानी शासन प्रणाली वापस लाना चाहते थे। भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई की शुरुआत सन 1880 के बाद हुई, जिसका सूत्रपात भारत में उभरते नए मध्यम वर्ग के लोगों ने किया। जापान के राष्ट्र निर्माण में जिस तरह राजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, भारत के राष्ट्र निर्माण में किसी राजा की वैसी भूमिका नहीं रही। ऐसी कोई भूमिका नहीं रही। भारत के नए मध्यम वर्ग की खासियत यह थी कि इसमें भारत के हर प्रांत से और हर धर्म और जाति के लोग सम्मिलित थे। इसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह जैसे बुद्धिजीवी, बाल गंगाधर तिलक और गोखले जैसे नेता, बद्रुद्दीन तैयबजी और रहमतुल्लाह सयानी, पंडिता रमाबाई, लाला लाजपत राय जी, सुब्रमण्यम अय्यर और रामस्वामी मुदलियार, वामनराव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रासबिहारी बोस आदि कई देशभक्त शामिल थे। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले कई अंग्रेज जैसे A.O. ह्यूम व एनी बेसेंट भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। हम देख सकते हैं कि इनमें पारसी, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण आदि विविध सामाजिक वर्गों तथा देश के सभी भागों के लोग शामिल थे। अर्थात यह मध्यम वर्ग एक तरह से पूरे भारत का और उसके विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। इस वर्ग की विशेषता यह थी कि उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और यूरोप के लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से अवगत थे और उनके प्रति आस्था रखते थे। वे मानते थे कि भारत को एक आधुनिक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसे पुरातन पंथी या सामंती रास्ते पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विज्ञान और औद्योगिकीकरण के रास्ते पर जाना होगा। इन्होंने मिलकर सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो हर साल मिलकर देश की दशा और उसकी ज़रूरतों पर विचार विमर्श करती थी और ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए ज्ञापन देती थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन में भारत की आर्थिक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की और बताया कि किस प्रकार इसकी वजह से भारत दिन ब दिन गरीब बनता जा रहा है। इस तरह के लेखन ने लोगों में राष्ट्रवाद के बीज बोए। सन 1905 के बाद यह व्यापक जन आंदोलन बनने लगा, जिसमें हर प्रांत के लाखों लोग अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रदर्शन भी करने लगे। इनमें कई गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के लोग भी थे जो हिंसात्मक क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका मानते थे। वे कई दमनकारी अंग्रेज अफसरों की हत्या करने का प्रयास भी करते थे। ऐसे क्रांतिकारियों में चापेकर बंधु और खुदीराम बसु अग्रणी थे। ये लोग थे जो दमनकारी अंग्रेज अफसर थे, जो लोगों को दबाते थे, जो उनका शोषण करते थे, उनकी हत्या भी करने का प्रयास भी करते थे। और इनमें आगे कौन थे? खुदीराम बसु और चापेकर बंधु। सन 1905 से 1920 के मध्य का दौर लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व का युग था। 1905 से 1920 15 साल का युग जो ये था, इनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों के कारण भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और महिलाएं अपने अपने स्तर पर शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। जगह जगह ऐसे लोगों के विद्रोह एवं आंदोलन चलने लगे। उल्लेखनीय बात यह थी कि वे न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बल्कि भारतीय समाज की कुरीतियों का भी पुरजोर विरोध करने लगे थे। वे चाहते थे कि भारत में पुरानी सामाजिक कुरीतियां थी, उनके खिलाफ भी वो एक्शन लेने लगे थे। वे चाहते थे कि भारत में जमींदारी, बेगारी आदि शोषणकारी व्यवस्थाएं खत्म हो और महिलाओं, दलितों आदि के खिलाफ भेदभाव समाप्त हो जाए। कई आंदोलन जाति व्यवस्था और उसमें निहित असमानताओं के विरोध में भी चले। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या रही? ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे।
है ना, और भारत लौटे थे। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और अन्य आंदोलनों के बीच जुड़ाव बनाया और किसानों, आदिवासी, राष्ट्रवादी आंदोलन था और जो अन्य आंदोलन था उनके बीच उन्होंने कड़ी बनाई और किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं व दलितों की समस्याओं को राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत उठाया। इससे इन सब लोगों को उस वृहद आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला। यही नहीं, गांधी जी ने ऐसे स्वराज की कल्पना की जिसमें भेदभाव और असमानताएं ना हो और यह कहा कि हमारा उद्देश्य केवल अंग्रेज़ों को हटाना नहीं बल्कि भारत में सामाजिक बदलाव लाना भी है। वे इसके लिए हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये सारी चीज़ें पाने के लिए हमें हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन की पैरवी की जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। इस आंदोलन के द्वारा विरोधियों को अपने उद्देश्यों को सच्चाई और दृढ़ता से मनवाना था कि जो विरोधी लोग थे उनको आंदोलन के ज़रिए अपनी बात मनवाने का तरीका को क्या कहा गया, सत्याग्रह, ठीक है, को अपने उद्देश्यों को सच्चाई और दृढ़ता से यानी कि अपने दृढ़ भावना से मनवाना था। इस तरह के आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद को बहुत मजबूत बनाया। अब साधारण जन अपने आप को एक देश का हिस्सा समझने लग गए थे, ना कि एक क्षेत्र का या एक जगह का। उनकी अलग भाषा, संस्कृति, वेशभूषा होते हुए भी, अलग अलग भाषा, संस्कृति, वेशभूषा होते हुए भी एक भावना पनप गई कि हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, हम एक राष्ट्रीय लोग हैं, मतलब हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, मतलब कहना चाहिए नेशनल लेवल पे हम एक हैं। और इसने उनको एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। यह एकता की भावना लोक कथा, गीत, चित्रों आदि के द्वारा भी बनाई गई। अंग्रेज़ों की कई कोशिशों के बावजूद ना तो राष्ट्रवादी भावना दबाई जा सकी और ना ही लोगों को किसी भी तरह का समझौता करके अंग्रेज़ों के अधीन रहने को तैयार किया जा सका। लोग पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ गए। सन 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नाम से एक विशाल आंदोलन किया गया। ठीक है, ये जो चित्र है ये दांडी यात्रा की है, जब महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से कई लोग असहमत थे कि कई लोग का ये था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उससे असहमत थे। उनमें से कुछ यह मानते थे कि यह बहुत धीमी गति से चल रहा है। उनका ये कहना था कि ये बहुत स्लो है और इससे देश में व्याप्त असमानताओं को दूर करने की बात नहीं हो रही है। इस तरह के कई नौजवान मानते थे कि भारत को आज़ाद करने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की ज़रूरत है, जहाँ पे मतलब कि हंसिया कुदाल लेके जाएँ और मारा पीटी करके जीते, इसकी ज़रूरत है, उनका कहना था। इन्हीं सब के बीच भारत अगस्त सन 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों में बंटकर आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा बैठी और उस सभा की ओर से एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। लगभग 3 साल के विचार विमर्श के बाद जनवरी सन 1950 में संविधान बना जिसमें भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया जो भारत के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व हासिल करने के उद्देश्य को लेकर काम करेगा। इसमें वयस्क नागरिक मताधिकार द्वारा चुनी गई संसद को सर्वोपरि माना गया है। वयस्क नागरिक यानी कि जो 18 से ऊपर के लोग होते हैं ना, उनके वोट देने के बाद जो चुनी गई संसद को सर्वोपरि, संसद को सबसे ऊपर माना गया। संसद को कानून बनाने व कर लगाने का अधिकार था और कार्यपालिका उसके ही प्रति उत्तरदायी बनी। संविधान के तहत हर नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और अधिकार दिए गए। इस तरह भारत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य बना। तो हमारा ये वाला चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है, लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियाँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है बट अगर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो एक तरह से कहना चाहिए कि 1 आवर समथिंग का वीडियो है, 1 घंटे 7 मिनट का, कोई ज़्यादा लंबे टाइम का वीडियो नहीं। आप उसको देख सकते हैं और एक पूरा चैप्टर एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं। और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको थोड़ी मदद तो मिल रही होगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस।